पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे जो लाभ होता है वो कैपिटल गेन के अंतर्गत कर योग्य होता है। कौन से स्पेशल केसेस होते हैं इनके बारे में और उससे संबंधित कई सारे जो प्रावधान हैं उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आज से हम एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसी स्कीम हैं जहाँ पर कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए हैं उनमें कर मुक्ति का बेनिफिट या यूँ कहना चाहिए एग्जेम्पशन मिल जाता है। उनमें जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि द फॉलोइंग एग्जेम्पशन आर अवेलेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन। कौन कौन सी हैं? जैसे मान लीजिए आपने किसी एक मकान संपत्ति का हस्तांतरण किया है यानी विक्रय किया है और उसके बाद कोई आप नई मकान संपत्ति खरीद लेते हो तो उसके संबंध में यहाँ पर जो कर मुक्ति मिलती है वो धारा 54 के अंतर्गत होती है। तो कोई भी ऐसे कैपिटल गेन जो आपको अराइज हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको कर मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे कैपिटल गेन कैसे होने चाहिए? ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये धारा 54 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने किसी एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफ़र किया है तो धारा 54B के अंतर्गत आपको कर मुक्ति मिल जाएगी। कंपलसरी एक्वाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्वाइजेशन किया है तो उसके लिए आपको धारा 54D के अंतर्गत कर मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से कोई किसी अन्य पूंजी संपत्ति से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हों और उसका आप इन्वेस्टमेंट सर्टेन बॉन्ड में कर देते हैं तो धारा 54EC के अंतर्गत आपको कर मुक्ति यानी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो स्पेसिफाइड फंड में तो धारा 54EE, और आपने किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र किया हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो धारा 54F के अंतर्गत भी कर मुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया से हटाते हो आप अपन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग तो धारा 54G के अंतर्गत आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। इसी प्रकार से अर्बन एरिया से आप सेस के अंदर अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ले जाओगे तो धारा 54GA के अंतर्गत आपको कर मुक्ति मिल जाएगी। इसी प्रकार से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपने जो ट्रांसफ़र किया उसका आप इन्वेस्टमेंट किसी एलिजिबल कंपनी में करते हो तो धारा 54GB के अंतर्गत आपको कर मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि कई सारी एग्जम्पशन दी गई हैं धारा 54 से लेकर धारा 54B के संबंध में, जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो पूंजी लाभ अराइज हुए हैं ऑन ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स वे कर मुक्त हो जाएंगे। आज हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं धारा 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी करदाता ने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का गत वर्ष में हस्तांतरण किया हो और उसको उस पूंजी संपत्ति से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो उसको यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाती है। कंडीशन क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड लैंड अटैच देयर टू विल बी एग्जम्प्टेड इफ़ ही। कहने का तात्पर्य क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या उससे लगी हुई भूमि का आपने गत वर्ष में हस्तांतरण किया है, ट्रांसफ़र किया है तो वो एग्जम्प्टेड होंगे यदि आप निम्नलिखित दो काम कर लीजिए। पहला, द फर्स्ट वन इज़ एक्वायर्ड ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप उन पूंजी लाभों जो राशि आपको प्राप्त हुई है सेल कंसिडरेशन उससे आप कोई दूसरी नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से एक मकान के बजाय आप 2 मकान खरीद सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है अगर आपने कोई एक मकान संपत्ति का हस्तांतरण किया तो आप 2 मकान खरीद सकते हैं और आपको उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, बशर्ते कि ऐसी ये 2 मकानों वाली कंडीशन सिर्फ लाइफ में एक बार ही आपको मिलेगी, उसके पश्चात फिर आपको इससे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्वायर्ड एंड न्यू हाउस प्रॉपर्टी या
2 हाउस फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-2021 इन इंडिया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर आपको एक नया हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करना है। अब एक्वायर करने का मतलब ये, या तो आप उसको ख़रीद लो कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या उसको बनवा लीजिए। दोनों में से कोई सी भी काम कर लेंगे तो आपको ये माना जाएगा और जो पूंजी लाभ हुए हैं वो कर मुक्त हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके पास एक चीज़ और है कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एज अबाव, जो आपको इस प्रकार से पूंजी लाभ हुए हैं, अगर आप उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में एक नेशनलाइज्ड बैंक में आयकर रिटर्न भरने की जो निर्धारित अवधि है उससे पूर्व जमा करा देते हैं तो ऐसी जमा करी गई राशि के संबंध में भी आपको कर मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने कहा कि एग्जेम्पशन मिलेगी अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का सेल किया हो, तो उससे जो पूंजी लाभ होंगे वह पूंजी लाभ कर मुक्त हो जाएंगे यदि आप इन दो में से कोई एक काम कर लीजिए। या तो उन जो राशि प्राप्त हुई है उससे आप कोई नया हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर लीजिए, या अगर ऐसा नहीं कर पाओ तो आयकर विवरणी भरने से पूर्व आप उस राशि को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में जमा करा दो और उसका उपयोग आपको नई हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये जो मकान संपत्ति इस प्रकार से हस्तांतरित की गई है ये धारा 22 के अंतर्गत कर योग्य होनी चाहिए। अब इसमें जो प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है, अगर आप किसी एक मकान संपत्ति को ख़रीद रहे हो, नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हो, तो हस्तांतरण करने से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पश्चात तक टाइम लिमिट दिया गया है। इसमें आप कोई नया मकान 1 अथवा 2 खरीद सकते हैं। अगर आप किसी मकान का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर बताया गया कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र से आपको 3 वर्ष के अंतर्गत नया मकान बना लेना है। जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होंगे वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होंगे। अगर आपने जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है अथवा जो पूंजी लाभ की राशि है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो कर मुक्त हो जाएगा। इसमें कुछ टैक्स पॉइंट भी हैं, जैसा कि हमने कहा कि नई हाउस प्रॉपर्टी आपको बनानी है या आप खरीदते हो तो ये कहते हैं न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन और कंस्ट्रक्शन। आपने उसको जो बनाया है या उसको एक्वायर किया है, ख़रीदा है, उसके 3 साल के अंदर आपको उस पूंजी संपत्ति को जिसका कि आपने बेनिफिट लिया है धारा 54 के अंतर्गत आपको हस्तांतरण नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं उसका इस अवधि से पूर्व यानी 3 वर्ष से पूर्व उसका हस्तांतरण कर देते हैं तो अर्लियर जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड हो गए थे वो इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र टैक्सेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर असेसी ने मकान संपत्ति में राशि इन्वेस्टमेंट नहीं की थी लेकिन उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में कोई राशि जमा कराई है तो उस राशि का उपयोग वे नई मकान संपत्ति रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में करेगा विद इन 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर उसे जो ट्रांसफ़र किया पूंजी संपत्ति उसके 3 साल के अंदर इस अकाउंट में जितना भी पैसा है उससे एक नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उसे 1 या अथवा 2 ख़रीदनी होगी। अगर वो नहीं ख़रीद पाया तो जब ये डेट एक्सपायर होगी उस दिन से जितनी भी राशि इस खाते में होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं मिस्टर सुधीर हैज़ ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। सच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड ऑन 12 August 2005 for rupees 2 lakh. The property is sold on 1 March 2020 for rupees 25 lakh. He acquired another residential house on 31/3/2020 for rupees 17 lakh for self occupation. On 1 March 2021 he sold such new residential house for rupees 30 lakh. Compute his capital gain for the assessment year 2020-21 and assessment year 2021 and 22। ये इसमें कह रहे हैं कि मिस्टर सुधीर के पास एक रेजिडेंशियल हाउस था जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन या यूँ के मकान संपत्ति शीर्षक के अंदर कर योग्य है। सच प्रॉपर्टी
उन्होंने प्राप्त की थी 12/8/2005 को 2 लाख रुपए में, और इसको इन्होंने गत वर्ष में 25 लाख रुपए में बेच दिया। और बेचने के पश्चात इन्होंने गत वर्ष से समाप्ति से पूर्व 17 लाख रुपए का एक नया रेजिडेंशियल हाउस बाय कर लिया है, जिसको कि उन्होंने 1 मार्च 2021 को बेच दिया। अब हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए पूंजी लाभों की गणना करेंगे। जो सेल कंसिडरेशन है इट इज़ 25 लाख, ये 25 लाख रुपए में उसको बेचा है, ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ हमारा नेट सेल कंसिडरेशन यही रहेगा 25 लाख रुपए। इसमें हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको 2005-06 वित्त वर्ष में प्राप्त किया गया था, जिसका कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 117 है 117, और गत वर्ष का जो CII है इट इज़ 289। हम जो प्राप्ति की लागत है उसको सूचकांकित करेंगे, तो 2 लाख रुपए को इस प्रकार से इंडेक्स करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन 4,94,017 आएगा। इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम उसकी जो कॉस्ट है इट इज़ नील। टोटल 4,97,017 रुपये हम 25 लाख रुपए में से घटा देंगे। शेष बची राशि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,05,987 रुपये। अब चूंकि उसने नया मकान खरीद लिया, इसलिए उसको एग्जेम्पशन मिलेगी, या तो जो भी पूंजी लाभ हुए हैं वो, अथवा उसने जो नया इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें इन्होंने कहा कि 17 लाख रुपए का नया मकान उन्होंने ख़रीदा है, तो 17 लाख रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 54। 17 लाख रुपए को कम करके इसको टैक्सेबल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो 3,05,987 है। अगर इस नए मकान को जो उसने 17 लाख रुपए का ख़रीदा है, अगर वो उसको अपने पास 3 साल तक रोके रखता है, बेचता नहीं है, तो ये सारे के सारे जो पूंजी लाभ हैं, जो 17 लाख रुपए का नया इन्वेस्टमेंट उसने किया है, ये करमुक्त जैसे अभी हो गए हैं, एज इट इज़ रहेगी पोजीशन। लेकिन यदि वो उसको बेच देता है 3 साल के अंदर, जैसे कि इस उदाहरण में इस प्रकार से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो जिस वर्ष में इस प्रकार का हस्तांतरण किया गया है उसमें कर योग्य होंगे। तो हम अब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर सुधीर फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए यहाँ पर गणना करेंगे। तो जो सेल कंसिडरेशन है इट इज़ कि उन्होंने 17 लाख में जो ख़रीदा था उसको 30 लाख रुपए में बेचा है, तो 30 लाख रुपए सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, नेट सेल कंसिडरेशन 30 लाख रुपए का रहेगा। इसकी कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन 17 लाख रुपए में इन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन अर्लियर इन्होंने एग्जेम्पशन इसकी क्लेम कर ली थी, इसलिए सारे के सारे माइनस हो जाएंगे और इनके कॉस्ट जो ऑफ इक्वाइजेशन नील इसमें से घटाया जाएगा। जो सेल कंसिडरेशन इन्होंने 30 लाख रुपए में बेचा है, ये सारा का सारा, क्योंकि 2 साल की अवधि नहीं हुई है और उसको बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 30 लाख रुपए का। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इसमें कंडीशन दे रही हैं उन कंडीशन को ध्यान में रहते हुए आपको पूंजी लाभों की गणना करनी है। धन्यवाद।